आज पढ़ते हैं ध्वनियों या वर्णों के प्रकार के बारे में। मूल रूप से वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अयोगवाह को भी स्वरों में ही माना जाता है। अयोगवाह यानी अनुस्वार और विसर्ग, अंग और अह। इसे अनुस्वार कहा जाता है और इसे विसर्ग कहा जाता है। तो मूल रूप से स्वर और व्यंजन दो ही है। अब कुछ विद्वान ऐसे भी मानते हैं स्वर, व्यंजन और अयोगवाह तीन भी मानते हैं, लेकिन हम इन्हें दो ही मानकर चलेंगे, स्वर और व्यंजन। अयोगवाह भी आजकल स्वरों में ही गिने जाते हैं। और व्यंजन, मूल रूप से व्यंजन 33 होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ, तथा श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजनों में आते हैं। और इसी तरह 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है, ड़ और ढ़। तो कुल मिलाकर व्यंजन कितने हुए? 33 और 4 37 39। और स्वर 11 प्लस 2, तो 11 प्लस 2 13 और 39, यहाँ पर 52। तो वर्णमाला में 52 वर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि मूल रूप से कितने वर्ण हैं, तो आप 33 प्लस 11 प्लस 2 कितने हुए? 33 11 44 46। तो मूल रूप से वर्ण 46 माने जाएंगे, लेकिन वर्तमान समय में कितने प्रचलित हैं? 52 वर्ण प्रचलित है। मूल रूप से व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है। मूल स्वर कितने हैं? 11। अयोगवाह कितने हैं? 2। उत्क्षिप्त कितने हैं? उत्क्षिप्त 2 है। संयुक्त अक्षर 4 है। इसी तरह कुल मिलाकर यहाँ पर 52 वर्ण हो जाते हैं। तो जहाँ तक बात है व्यंजनों की, तो मूल रूप से व्यंजन 33 हैं। उनमें से क वर्ग के 5, च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, त वर्ग के 5, प वर्ग के 5, ये हो गए 25। ये 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनके अलावा 4 अंतःस्थ हो जाते हैं। अंतःस्थ य, र, ल और व। य और र को अर्ध स्वर भी माना जाता है। और उत्पत्ति के आधार पर इनका क्रम इस प्रकार से है, य, व, र और ल। प्रक्रिया के आधार पर हम इनको ऐसे पढ़ते हैं, य, र, ल, व, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर य, व, र और ल ऐसे पढ़ा जाता है। तो मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि उत्पत्ति के आधार पर अंतःस्थ व्यंजनों का क्रम बताइए, तो आप य, व और र, ल ऐसे करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर ठीक है। तो 25 स्पर्श, 4 अंतःस्थ, 29। इसके बाद बचते हैं 4, श, श, स और ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन, इनके साथ मिलाकर टोटल हो गए 25 प्लस 4 प्लस 4 बराबर 33। तो व्यंजनों की संख्या मूल रूप से कितनी है? 33। और 4 जो है वो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त अक्षर माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर फिर उनको मिलाने के बाद इनकी संख्या 37 हो जाती है। 37 कब होगी? जब क्ष, त्र, ज्ञ और श्र इन चारों को मिलाएंगे तो 37 हो जाएंगे। तो मूल रूप से व्यंजन 33 ही होते हैं, लेकिन वर्तमान में 37 है। तो ये स, श, स और ह ऊष्म व्यंजन हो गए। और ये इनका क्रम है प्रक्रिया के आधार पर। इस तरह से ये व्यंजनों का पूरा वर्गीकरण आपके सामने हो गया। मूल व्यंजन 33 है और वर्तमान में 37 है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतःस्थ 4। उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण य व र ल हो गया। और 4 तरह के संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये आगे लिख देता हूँ संयुक्त। और श, श, श ये ऊष्म व्यंजन हो गए। तो व्यंजनों का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं स्वरों के बारे में। स्वर मूल रूप से 11 माने जाते हैं। उनके साथ 2 अयोगवा को जोड़ने के बाद 13 हो जाते हैं। जिन्हें स्वर माना जाता है वो है यहाँ तक स्वरों में गिनती की जाती है। इनके बाद 2 अंग और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह माना जाता है। तो इनको 2 को अयोगवाह माना जाता है। तो इनकी संख्या हो गई 11 और इनके साथ ही 2 ये, तो 11 और 2 मिलाकर 13 स्वर तो नहीं कह सकते, लेकिन 13 माने जाते हैं स्वर। यूं तो मूल रूप से स्वर 11 ही हैं। उनमें भी मूल स्वर अलग है, संयुक्त स्वर अलग है, लेकिन स्वरों की संख्या के बारे में कह रहा हूँ 11 है और 2 अयोगवाह है। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न आए कि अयोगवाह की संख्या कितनी है, अयोगवाह कौन कौन से हैं, तो आप 2 करेंगे। और ये अनुस्वार तथा ये विसर्ग ये 2 अयोगवाह में माने जाते हैं। बाकी सारे स्वर है, ये री भी स्वर है बिल्कुल। आजकल हिंदी में इसका प्रयोग कम होता है, लेकिन ये मूल रूप से री भी एक स्वर है और मूल स्वरों में माना जाता है। तो अब हम देखते हैं मूल रूप से वर्ण कितने होते हैं। मूल वर्ण देखिए, मूल रूप से स्वर 11 होते हैं, उनमें 2 अयोगवाह को जोड़ लेते हैं। और जो मूल व्यंजन होते हैं 33, संयुक्त अक्षर को छोड़कर और उत्क्षिप्त को छोड़कर 33 व्यंजन होते हैं मूल। अयोगवाह 2 होते हैं, 3 नहीं होते, लिख दिया गलती से 2। तो 11 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह, इनको मिलाकर ये हो गए आपके 46। तो मूल वर्ण हो गए आपके 46। इतने ही होते हैं, देख लेना एक बार, आप खुद जोड़ जाड़ कर देख लेना। गलतियां हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है। और अगर हम बात करें आज के टाइम में प्रचलित वर्णों की संख्या की, तो 11 स्वर प्लस 2 अयोगवाह, 33 मूल व्यंजन, उनके साथ 4 संयुक्त अक्षर और 2 उत्क्षिप्त, 33 और 4 37, और ये हो गए आपके 39 और ये हो गए 13। तो 39 और 13 मिलाकर कुल 52 वर्ण आज के समय में माने जाते हैं। मूल रूप से 46 वर्ण है तथा आज के समय में 52 वर्ण माने जाते हैं। तो परीक्षा में ये मूल शब्द, इसका ध्यान रखिएगा, अगर मूल शब्द पूछे तो 46 करना है, मूल व्यंजन आपको 33 करने हैं और मूल वर्ण आपको 46 करने हैं। आज के समय में प्रचलित वर्ण है 52, और क्योंकि संयुक्त अक्षर क्षत्र ज्ञ श्र को भी वर्णमाला में माना जाता है, इसलिए आज के समय में 52 वर्ण प्रचलित माने जाते हैं। अब बात करते हैं स्वरों के बारे में और स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। अब आपने पढ़ा था कि स्वर 11 प्लस 2 अयोगवाह मिलाकर 13 जैसे भी टोटल हो जाते हैं। अब इन स्वरों का विभाजन करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ये स्वरों और व्यंजनों का विभाजन मैंने KR मैया की बुक से लिया है। अच्छी बुक है, आप भी पढ़ें, काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी अच्छे लेवल की बुक है। मैं खुद भी इसी को पढ़ता था जब 2nd ग्रेड की तैयारी करता था, और अच्छी बुक है, आपको भी रेकमेंड करता हूँ, आप भी पढ़ें। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। एक तो हो गया मूल स्वर और दूसरा हो गया संधि स्वर। सबसे पहले मूल स्वर। मूल स्वरों में कौन से स्वर आते हैं?
जो दो स्वरों को मिलाकर नहीं बने, जो मूल रूप से खुद है, जैसे कि अ, ई, उ और री, ये मूल स्वरों में आते हैं, या इनको लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि छोटी मात्रा है, छोटी मात्राओं को लघु मात्रा कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं संध्य स्वर। संध्य स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जो दो स्वरों के मिलने से बनते हैं, जिनका निर्माण दो स्वरों के मिलने से होता है। और ये जो मूल स्वर है, इनके निर्माण में किसी भी स्वर का मेल नहीं होता, ये खुद होते हैं, अन्य वर्णों के योग से ये मूल स्वर नहीं बनते हैं। जबकि संध्य स्वर जो होते हैं, जो उनको कहते हैं जिनका निर्माण दो स्वरों के मिलने से होता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और दूसरा संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर सजातीय स्वरों के मेल से बनने वाले, स्वजातीय स्वरों के मेल से। स्वजातीय स्वरों का यहाँ से मतलब है अ और अ मिलकर आ बन गया। तो दीर्घ स्वरों में आ, ई, उ ये आते हैं, और जो संयुक्त स्वर होते हैं वो सजातीय स्वरों नहीं, विजातीय स्वरों से मिलकर बनते हैं, यानी दो अलग अलग तरह के स्वरों से मिलकर बनते हैं, विजातीय स्वरों के मेल से। जैसे अ और ई को मिलाकर ए बनता है, उसी तरह जो अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। इनके बारे में और हम आगे पढ़ते रहेंगे, अभी सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको कि दीर्घ मात्राएं, दीर्घ स्वर वो होते हैं जो समान स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे ई और ई मिलकर ई, ये जो दीर्घ ई बनता है, उ और उ मिलकर दीर्घ उ बनता है। लेकिन जो ए है वो दोनों सजातीय स्वरों से मिलकर नहीं बनते, अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं। ये अ अलग वर्ण का है और ई अलग वर्ण का है, मतलब इनकी जाति सेम नहीं है, वर्ण सेम नहीं है, सजातीय नहीं है। जैसे मनुष्य में जातियाँ होती है ना, इनमें भी जातियाँ होती है। चलो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इन स्वरों का पूरा विभाजन हम करेंगे।